क्या हो अगर कोई कानून जो बनाया तो गया था बचाने के लिए, वही किसी को परेशान करने का एक हथियार बन जाए। आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी कानूनी फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत में गिरफ्तारी के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी की जड़ है क्या? वो है धारा 498 ए। देखिए, इसे बनाने का मकसद बहुत अच्छा था, एक ढाल की तरह, ताकि महिलाओं को शादी के बाद होने वाली क्रूरता और दहेज के उत्पीड़न से बचाया जा सके। लेकिन अक्सर जैसा होता है, इस ढाल का गलत इस्तेमाल होने लगा और ये एक हथियार बन गई। लोग इसे निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल करने लगे। नतीजा, बिना किसी पुख्ता जांच के। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। खुद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसका कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि इस धारा ने उन प्रावधानों के बीच एक संदिग्ध गौरव का स्थान प्राप्त कर लिया है जो ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे शब्द इस्तेमाल करें तो समझ लीजिए कि मसला कितना गंभीर था। और इसी बड़ी समस्या के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये मामला था अर्नेश कुमार का, जो इस बदलाव की वजह बना। ये हैं अर्नेश कुमार। इनका मामला इस पूरी बहस के सेंटर में आ गया। था तो ये एक आम पति पत्नी का विवाद, लेकिन गिरफ्तारी के डर के खिलाफ इनकी लड़ाई एक ऐतिहासिक कानूनी जंग बन गई। इन्होंने उस सोच को चुनौती दी जो कहती थी, अरे पहले अरेस्ट करो, जांच बाद में होती रहेगी। तो आखिर मामला था क्या? एफआईआर के मुताबिक अर्नेश कुमार पर दहेज मांगने का आरोप था। इसमें 8 लाख रुपए कैश, एक कार, एक एसी और एक टीवी जैसी चीजें शामिल थीं। सुनने में ये एक और घरेलू विवाद जैसा लग सकता है, लेकिन यही वो केस था जिसने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अर्नेश कुमार के केस को ही नहीं देखा। उन्होंने इस समस्या की गहराई को समझने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2012 की रिपोर्ट पर नजर डाली, और जो आंकड़े सामने आए वो वाकई में हैरान करने वाले थे। सिर्फ एक साल में यानी 2012 में धारा 498 ए के तहत करीब 2 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोचकर देखिए, एक कानून की सिर्फ एक धारा के तहत इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन लगभग 2 लाख गिरफ्तारियों में से करीब 48,000 महिलाएं थीं, अक्सर पतियों की मां और बहनें। ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल सिर्फ पति को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। और एक बार कोई गिरफ्तार हो गया तो क्या होता था? करीब 94% मामलों में पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती थी। मतलब गिरफ्तारी लगभग इस बात की गारंटी बन गई थी कि अब केस चलेगा ही चलेगा, भले ही सबूत कितने भी कमजोर क्यों ना हो। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, यही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ 93.6% गिरफ्तारियों में चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन दूसरी तरफ सजा कितनों को हुई? सिर्फ 15% मामलों में। ये इतना बड़ा फासला क्या दिखाता है? यही कि ज्यादातर गिरफ्तारियां कोर्ट में टिकी नहीं पाईं और न जाने कितने बेगुनाह लोगों को बेवजह गिरफ्तारी की जिल्लत और तकलीफ झेलनी पड़ी। इस पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। उन्होंने पावर के इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जबरदस्त समाधान निकाला, जिसे हम 6 सुनहरे दिशा निर्देश के नाम से जानते हैं। तो क्या थे ये क्रांतिकारी दिशा निर्देश? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी, अब कोई ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी। सिर्फ एफआईआर होने का मतलब गिरफ्तारी नहीं है। दूसरा, पुलिस को एक चेकलिस्ट भरनी होगी जिसमें उन्हें साफ साफ लिखना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। तीसरा, मजिस्ट्रेट भी अब आंख बंद करके हिरासत की इजाजत नहीं दे सकते, उन्हें पुलिस के दिए कारणों को जांचना होगा। चौथा और पांचवा, अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो पुलिस को पेश होने के लिए नोटिस देना होगा और 2 हफ्ते के अंदर इस फैसले के बारे में मजिस्ट्रेट को बताना होगा। आसान शब्दों में कहें तो इन नियमों ने पक्का कर दिया कि गिरफ्तारी पहला नहीं बल्कि आखिरी रास्ता होना चाहिए। और इस फैसले का सबसे बड़ा असर ये है कि ये दिशा निर्देश सिर्फ 498 ए तक ही सीमित नहीं हैं। ये उन सभी अपराधों पर लागू होते हैं जिनमें 7 साल या उससे कम की सजा होती है। सोचिए, इसका मतलब है कि इस एक फैसले ने कितने ही अलग अलग कानूनों के तहत लाखों नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। लेकिन सिर्फ नियम बना देना ही तो काफी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ये भी पक्का करना चाहता था कि इन नियमों को माना भी जाए। इसलिए उन्होंने जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का भी एक मजबूत सिस्टम बनाया। तो जवाबदेह कौन होगा?
अगर कोई पुलिस अधिकारी इन नियमों को नहीं मानता है तो उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और उसे कोर्ट की अवमानना का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है। अगर कोई मजिस्ट्रेट बिना सोचे समझे यानी मैकेनिकली हिरासत का आदेश दे देता है तो उसे भी हाई कोर्ट द्वारा विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि इस फैसले को कितनी गंभीरता से लिया गया है। आखिर में ये मामला सिर्फ एक कानून के गलत इस्तेमाल का नहीं है, ये हर नागरिक के मौलिक अधिकार और आज़ादी के सही मतलब से जुड़ा हुआ है। और यही अरनेश कुमार मामले की असली विरासत है। ये फैसला हमारे संविधान के दिल की रक्षा करता है, यानी आर्टिकल 21। ये आर्टिकल कहता है कि किसी की भी आज़ादी सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है। अरनेश कुमार के दिशा निर्देश ये पक्का करते हैं कि ये प्रक्रिया सिर्फ एक खानापूर्ति ना हो, बल्कि निष्पक्ष, तर्कसंगत और मनमानी से परे हो। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जब गिरफ्तार करने की पावर मौजूद हो तो ये कौन तय करेगा कि उसका इस्तेमाल किसी को परेशान करने वाले हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक आखिरी ज़रूरत के तौर पर हो? अरनेश कुमार का फैसला इसी सवाल का जवाब देने की एक बहुत मजबूत कोशिश है, जो हमें शक्ति और स्वतंत्रता के बीच के संतुलन की हमेशा याद दिलाता है।